गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम 11th हिस्ट्री का 6th चैप्टर कर रहे हैं और जिसका नाम है तीन वर्ग कि यूरोपीय समाज के तीन वर्गों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है तीन वर्गों में पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग। ये वो तीन वर्ग थे यूरोपीय समाज के जो लगभग 9वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक जो यूरोप का समाज था वो मुख्य रूप से तीन भागों में, तीन वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें सबसे ऊपर वर्ग में पादरी वर्ग, उसके बाद कुलीन वर्ग और फिर लास्ट में जो आते थे वो किसान वर्ग कहलाता था। तो जिसमें सबसे पहले आता है हमारा पादरी वर्ग के बारे में। पादरी वर्ग जो चर्च में कार्य करते थे उन्हें पादरी का नाम दिया गया है, और यूरोपीय समाज में सबसे प्रथम वर्ग में या सबसे उच्च स्थान पर जिसे रखा गया था उन्हें पादरी कहा गया है। इसे मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है: पॉप, आर्क बिशप और बिशप। जो चर्च की देखभाल करते हैं उन्हें मुख्य रूप से तीन वर्गों में बांटा गया है। इनका समाज में बहुत प्रभाव होता था, ये शक्तिशाली वर्ग था। चर्च पर इनका पूरी तरह से नियंत्रण होता था। इनके अधीन एक विशाल भूक्षेत्र होता था जिस पर ये लोग कृषि कराते थे, और उसकी आय का एक बहुत बड़ा भाग चर्च के पास होता था। इसमें किसानों से विभिन्न प्रकार के कर लिए जाते थे, जिनमें मुख्य रूप से टीत नामक कर माना जाता है, और यह कर लगभग किसानों की कुल उपज का 10वां भाग होता था। इसके अलावा पादरी वर्ग के पास विशेष अधिकार प्राप्त थे, और पॉप की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी के पास नहीं था। सारी शक्तियाँ उसके हाथ में होती थी। उसके मुंह से निकला प्रत्येक शब्द कानून माना जाता था। पॉप या पादरी वर्ग विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। इनके रहने के स्थान बहुत विशाल थे। बड़े बड़े महलों में ये लोग रहते थे, जबकि अन्य जो वर्ग के लोग हैं उनका जीवन बहुत सादा था, जिसमें कुछ आते हैं धर्मोपदेशक, जिन्हें कहा गया है। जो निम्न वर्ग के पादरी थे वो धर्म उपदेश देने का काम करते थे, और उनका वेतन या उन्हें जो मेहनताना दिया जाता था वो बहुत कम होता था। उनकी दशा खराब थी। पादरी वर्ग में यह असमानता वास्तव में इस वर्ग के माथे पर एक कलंक के समान थी। इसके अलावा अगला इसमें आता है पादरी बनने के लिए कुछ योग्यताएं, कि पादरी बनने के लिए मुख्य रूप से पादरी की योग्यताओं मुख्य रूप से वह वर्ग पादरी बन सकता था जिसे बाइबल का ज्ञान हो, वो शिक्षित हो और उसे आजीवन अविवाहित रहना पड़ता था। इसके अलावा जो लोग पादरी नहीं बन सकते थे, जिनमें मुख्य रूप से महिलाएं शामिल थी। इसके अलावा अपंग व्यक्ति या अपाहिज व्यक्ति भी पादरी नहीं बन सकता था। उसके बाद आता है समाज का दूसरा वर्ग, जिसका नाम है कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग यूरोपीय समाज का दूसरा वर्ग माना जाता था। इनका जीवन भी बहुत अच्छा होता था। ये पादरी वर्ग की तरह इनका जीवन भी शान और शौकत से व्यतीत होता था, और कुलीन वर्ग के लोगों का प्रशासन, चर्च व सेना के उच्च पदों पर उन्हें नियुक्त किया जाता था, और इनके पास विशेष अधिकार होते थे। समाज में इन्हें भी सभी करों से मुक्त रखा गया था। इन्हें किसी प्रकार का कोई कर नहीं देना होता था। इनके पास ही विशाल जागीरें होती थी। इसके अलावा ये लोग कृषकों से बेगार लेते थे, उनसे काम कराना, उसके बदले मेहनताना न देना, अथवा इनके अपने न्यायालय होते थे। ये विभिन्न प्रकार के मुकदमों का निर्णय देते थे।
एवं लड़ाई झगड़ों का निपटारा करना इनका काम था। ये भी उच्च वर्ग यानी कि पादरी वर्ग की तरह विशाल महलों में विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और इनकी सेवा में बड़ी संख्या में नौकर और नौकरानियां होती थी। संक्षेप में कहें तो कुलीन वर्ग की यूरोपीय समाज में उल्लेखनीय भूमिका मानी जाती थी। इसके बाद आता है समाज का हमारा तीसरा वर्ग, जिसमें आता है हमारा किसान वर्ग। किसान वर्ग, इसमें कहा गया कि यूरोपीय समाज का जो सबसे नीचा तीसरा वर्ग माना जाता है, जिसे किसान माना गया है। और एक गणना के अनुसार बताया गया है कि यूरोपीय समाज में इसे निम्न वर्ग माना गया है और इनकी संख्या लगभग कुल संख्या के 85 से 90% थी। यानी कि 85 से 90% लोग जो समाज के अंदर क्या थे, किसान। और उस समय किसानों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था, जिनमें हमारे पहले आते हैं स्वतंत्र किसान और दूसरे आते हैं कृषक दास। तो स्वतंत्र किसान के अंतर्गत इसमें बताया गया है कि यूरोपीय समाज स्वतंत्र किसानों की संख्या बहुत कम थी। इनके पास जो जागीरें ज़मीनें होती थी वो मुख्य रूप से लोग सामंत से प्राप्त करते थे, पर ये इतने स्वतंत्र थे कि उस ज़मीन पर या जागीरों पर अपनी इच्छा से खेती करते थे। और सामंत जो होते थे ज़मीन के मालिक, वो उनसे किसी प्रकार से बेकार नहीं लेते थे और किसी प्रकार के उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगे हुए थे। इसके अलावा कुछ निश्चित किए गए कर ही ये स्वतंत्र किसान अपने मालिकों या सामंतों को उपलब्ध कराते थे। उसके बाद दूसरा वर्ग आता है इसमें कृषक दास, जो सबसे निम्न वर्ग माना गया था, जिनकी जनसंख्या बहुत अधिक थी और इनका जीवन नरक के समान था। इनके पास किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं होते थे और समाज में सबसे अधिक कार्य इन्हीं को करना पड़ता था। इसके अलावा कार्य करने के अलावा भी इन्हें भरपेट खाना उपलब्ध नहीं होता था। तो कुछ इनके कर्तव्य दिए हुए हैं कि जो कृषक दास हैं उनके क्या क्या काम होते थे समाज के अंदर। तो सबसे पहला था इसमें हमारा, एक वर्ष में कम से कम 40 दिन प्रत्येक कृषक दास को सामंत या लार्ड की सेना में काम करना होता था। इसके अलावा उसे एवं उसके परिवार के सदस्यों को सप्ताह में 3 अथवा उससे कुछ अधिक दिन सामंत की जागीर पर जाकर काम करना पड़ता था। इस श्रम से होने वाले उत्पादन को श्रम अधिशेष कहा गया था। परिवार के सदस्यों को या परिवार के लोगों को सप्ताह में 3 दिन कम से कम सामंत की जो ज़मीन होती थी उस पर इन्हें कार्य करना पड़ता था और उससे उत्पादन जो होता था उसे अधिशेष के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा तीसरा जो आता है, इसके अलावा कृषक दास लोग सामंतों के लिए सड़कों, पुलों और चर्चों की मरम्मत करते थे। चौथा इसमें वे खेतों के आसपास बाड़ बनाने का काम कृषक दासों से कराते थे। जलाने के लिए लकड़ियाँ भी वही लोग इकट्ठा करते थे और वे अपने सामंत के लिए पानी भरना, अन्न पीसना और दुर्ग की मरम्मत करना। इसके अलावा वह अपने स्वामी को शत्रु द्वारा बंदी बनाए जाने पर उससे धन देकर भी छुड़ाने का काम कृषक दासों से लिया जाता था। और लास्ट में वे राजा को टेली नामक कर, जो कृषक दास थे वो राजा को टेली नामक कर उपलब्ध कराते थे। इस कर की कोई निश्चित दर नहीं होती थी। यह कर केवल राजा की इच्छा पर निर्भर करता था कि कृषक दासों से कितना टैक्स या टेली नाम का कर लिया जाए। कृषक दासों की स्त्रियां और बच्चे सूत कातने का और बुनने का, मोमबत्ती बनाने का और मंदिरों के लिए अंगूरों का रस निकालने का काम करते थे। मदिरा के लिए अंगूरों से रस निकालते, इससे शराब या मदिरा
बनाई जाती थी। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कृषक दास जो सबसे निम्न वर्ग माना गया था, उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। आगे आता है हमारा सामंतवाद का अर्थ, कि सामंत किसे कहते हैं, ये कौन लोग थे जो सामंत कहलाते थे। तो यूरोपीय समाज में सामंतवाद के अर्थ के बारे में वर्णन किया गया है कि सामंतवाद नामक अर्थ यह जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ होता है भूमि का एक टुकड़ा, अथवा दूसरे रूप में कहें तो जागीर। तो सामंतवाद का अर्थ हुआ भूमि का एक टुकड़ा, और सामंतवाद का संबंध भूमि अथवा जागीर से है, और जिसमें खुद सामंत कृषि नहीं करके अन्य लोगों से कृषि कराता था, खेती कराता था। उसका बहुत कम हिस्सा लोगों को मिलता था, बाकी ज़्यादातर फसलें या ज़्यादा हिस्सा केवल सामंत के पास होता था। इसके बाद आता है सामंतवाद के उदय के कारण, कि सामंतवाद किस प्रकार विकसित हुआ है, और जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है समय की मांग। समय की मांग के अंतर्गत बताया गया है कि यूरोप का अधिकांश भाग जो था वो रोमन साम्राज्य के अधीन माना गया था, उस पर रोम का अधिकार था। और रोम के पतन के पश्चात पश्चिमी यूरोप में अराजकता और अशांति फैल गई, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, और इस स्वर्ण अवसर का लाभ उठाते हुए बहुत सारे आक्रमणकारियों ने पश्चिमी यूरोप पर आक्रमण करने आरंभ कर दिए थे। इससे स्थिति अधिक विस्फोटक हो गई थी, और बड़ी संख्या में लोगों और जान माल की हानि हुई। वहाँ के लोगों के बड़े स्तर पर खेतों को नष्ट कर दिया गया, जिसके कारण किसानों की स्थिति बहुत बदतर और ख़राब हो गई। ऐसी स्थिति में उन्हें सामंतों के आश्रय की आवश्यकता पड़ी। सामंत वो लोग थे जिनके पास अस्त्र शस्त्र और दुर्ग थे, और दूसरी ओर सामंतों को अपने दुर्गों और धन की सुरक्षा के लिए सेना की आवश्यकता थी। अतः दोनों ने एक दूसरे से सहयोग करने का निर्णय लिया, जिसके कारण सामंतवाद का उदय हुआ। दूसरा आता है इसमें राजाओं के लिए आवश्यक, कि सामंतवाद राजाओं के लिए किस प्रकार आवश्यक माना गया है, कि रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात केंद्रीय सरकार का प्रभाव और नियंत्रण खत्म हो गया था। जो मुख्य शक्ति थी उसका प्रभाव और नियंत्रण धीरे धीरे खत्म हो गया, और स्थानीय अधिकारी अपनी मर्जी से काम करने लगे, शासन चलाने लगे। उनका मुख्य उद्देश्य लोगों से अधिक मात्रा में धन बटोरना और उन्हें हानि पहुंचाना या उन पर जुल्म करना था। इस कारण लोगों की समस्याएं बढ़ती चली गई, और कुछ बाह्य आक्रमणकारियों ने अपनी लूटमार द्वारा स्थिति को और अधिक बद से बदतर बना दिया। संकट के समय में राजा के लिए दूर के प्रदेशों पर नियंत्रण रखना या कर इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी, जिसके कारण विवश होकर राजा ने अपने राज्य की भूमि जागीरों के रूप में कुछ बड़े बड़े सामंतों को बांट दी, और इन सामंतों ने बदले में राजा को सैनिक और अन्य सहयोग देने का निर्णय लिया, जिसके कारण सामंतवाद का उदय हुआ। तो ये मुख्य दो कारण माने जाते हैं सामंतवाद के, समय की मांग के हिसाब से, और अगला आता है राजाओं के लिए आवश्यक। अब अगला आता है हमारे इसमें पॉइंट सामंतवाद का प्रसार, किस प्रकार प्रसार हुआ है और किन किन देशों के अंदर सबसे पहले सामंतवाद फैला है। जिसमें सबसे पहले आता है हमारा फ्रांस, कि फ्रांस में सामंतवाद कैसे विकसित हुआ। तो फ्रांस का क्षेत्र गाल रोमन समाज का एक महत्वपूर्ण प्रांत माना गया था, और जिसमें जर्मनी की एक जनजाति थी फ्रैंक,
ने अपने राजा क्लोविस के अधीन लगभग 486 ईस्वी में गाल पर अपना अधिकार कर लिया था। उन्होंने गाल का नाम परिवर्तित कर फ्रांस रखा और फ्रांस के लोगों ने लगभग 496 ईस्वी में ईसाई धर्म को अपना लिया था। वहाँ का शासक था, इसका नाम है सालरमेन, जो सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने 768 से 814 तक इस क्षेत्र पर शासन किया और उसके पोप लियो तृतीय के साथ अच्छे संबंध माने गए थे, मुख्य चर्च के अधिकारियों के साथ संबंध। अतः पोप ने उसे 800 ईस्वी में पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि से भी सम्मानित किया। और जो सालरमेन शासक था वह अपने साम्राज्य के विस्तार और सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से सामंतों पर निर्भर था और सामंतों से सहायता लेने के लिए अथवा उन्हें प्रसन्न करने के लिए सालरमेन के द्वारा उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें भेंट की गई और कृषक सामंतों को श्रम सेवा प्रदान करते थे। इसके बदले में सामंत उन्हें सैनिक सुरक्षा प्रदान करते थे। फ्रांस के एक महान विद्वान हैं जिनका नाम है मार्क ब्लॉन्क, ने भी सामंतवादी व्यवस्था पर काफ़ी प्रकाश डाला है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे पहले फ्रांस के अंदर जो एक फ्रेंच जनजाति है उसके अनुसार सामंतवाद का उदय हुआ फ्रांस में, जिसका एक शासक मुख्य माना गया था सालरमेन। उसके बाद दूसरा जो क्षेत्र है इंग्लैंड, जहाँ पर सामंतवाद फैला है, तो लगभग 6वीं शताब्दी में मध्य यूरोप में एक क्षेत्र था, इसका नाम है एंजिल और सैक्सन। ये मुख्य लोग थे जो इंग्लैंड में आकर बस गए थे और पहले जो इंग्लैंड का नाम था वो एंजिल लैंड के नाम से उसे जाना जाता था। उसके बाद उसका नाम परिवर्तित करके इंग्लैंड कर दिया गया। उनके शासक माने जाते नॉर्मंडी के एक प्रांत के ड्यूक विलियम ने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार कर इंग्लैंड के सैक्सन राजा हैरल्ड और हेस्टिंग्स की लड़ाई में पराजित किया। विलियम ने इंग्लैंड पर नियंत्रण के पश्चात यहाँ सामंतवादी व्यवस्था को लागू किया। उसके संपूर्ण इंग्लैंड की भूमि की पैमाइश करवाई। इस संबंधित उसने मानचित्र भी बनवाए और उसने इस भूमि की लगभग 180 विभिन्न भागों में उसे बांट दिया और इसके अलावा 180 कुलीन वर्गों को उस भूक्षेत्र को बांट दिया गया और यही लोग आगे चलकर राजा के मुख्य सामंत बन गए थे। इसके बदले में उन्होंने राजा को सैनिक सहयोग दिया और इन सामंतों ने अपनी जागीरों में से कुछ भूमि नाइटों को उपहार के रूप में दे दी और सामंत इन नाइटों से उसी प्रकार की सेवा की आशा करते थे जैसे कि वे राजा की करते थे। तो इस प्रथा में सबसे पहले राजा, उसके बाद सामंत और सामंतों के बाद नाइटों का मुख्य काम होता था। अगला आता है जर्मनी देश के अंदर किस प्रकार सामंतवाद बन पाए। तो जर्मनी की गणना 11वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्रों में की जाती थी और लगभग 14वीं शताब्दी तक पहुँचते इसकी शक्ति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था, विभक्त हो गया था। इसके पश्चात वहाँ के शासक कमज़ोर हो गए थे। इन शासकों ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से सामंती व्यवस्था को लागू करना सही माना। कमज़ोर होने के कारण जर्मनी के अंदर सामंतवाद का उदय हुआ। इसके अलावा कुछ देश हैं इटली, स्पेन, ऑस्ट्रिया, ऐसे देश हैं जहाँ पर फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और के बाद सामंतवाद का उदय हुआ। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा सामंतवाद की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं थी सामंतवाद की। तो सबसे पहले आता है इसमें सामंतवाद में सबसे उच्च स्थान पर जिसे रखा गया था वो था राजा। राजा
सामंतवाद के प्रथम पद पर माना जाता है और समस्त भूमि का स्वामी राजा को माना जाता था और राजा का स्थान सबसे ऊंचा होता था। सारी सेना पर राजा का नियंत्रण होता था और राजा के मुख से निकला प्रत्येक शब्द कानून माना जाता था। उसकी सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर सामंतों को नियुक्त किया गया था और राजा विशाल जागीर होने के कारण अपनी भूमि को सामंतों में या लार्डों में बांट देता था। और इसमें कहावत भी मशहूर मानी जाती कि लार्ड से भी पराया था रोटी देने वाला। लॉर्ड या लार्ड जिसे भगवान माना गया था। इसके बाद दूसरे पायदान पर थे हमारे सामंत। ये भी राजा के बाद समाज का दूसरा शक्तिशाली वर्ग था। इनकी अपनी सेनाएं होती थी, इनके अपने न्यायालय होते थे और विशाल महल और जागीरें इनके अंतर्गत आती थी। ये लोग राजा की ज़मीन को लेकर के अपने नीचे या छोटे सामंतों में बांट देते थे। बदले में उनसे वही उम्मीद की जाती थी जो सामंत राजा को के प्रति करते थे, वही ये लोग अपने छोटे सामंतों से करते थे। अगला आता है इसमें मेनर। मेनर वह भूक्षेत्र कहलाता है जहाँ पर लॉर्ड या सामंत लोग रहते थे, जहाँ पर उनके लिए सारी सुविधाएं होती थी। विशाल कृषि योग्य भूमि, पंचक्कियाँ, पशु, इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं जो एक समाज के अंदर सुविधाएं होती वो सारी सुविधाएं मेनर के क्षेत्र में मानी जाती थी, जहाँ पर विशाल संख्या में लोग काम करते थे और केवल मेनर या लॉर्ड के लिए लोग काम करते थे। इसके बाद अगला आता है हमारा इसमें नाइट। मेनर के बाद नाइट का यूरोपीय समाज में बहुत सम्मान किया जाता था और लगभग 9वीं शताब्दी में यूरोप में निरंतर युद्ध चलते रहे, इसलिए साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक स्थायी सेना की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को नाइट नामक एक वर्ग जो शक्तिशाली वर्ग था उसने पूरा किया और ये नाइट उस समय समाज का सबसे शक्तिशाली ताकतवर वर्ग माना जाता था। इसका उत्तरदायित्व समाज की सुरक्षा करना था और इतने महान और शक्तिशाली होते थे कि इनकी वीर गाथाएं लोगों को सुनाई जाती थी। इसके अलावा लॉर्ड अपनी जागीर का कुछ भाग नाइटों को देता था। इसे फीप कहा जाता था। इसका आकार सामान्य तौर पर लगभग 1000 एकड़ से 2000 एकड़ के बीच माना गया है। फीप का जो आकार है वो लगभग 1000 एकड़ से 2000 एकड़ के बीच माना गया है। कुछ फीपें 5000 एकड़ तक बड़ी होती थी। इसे उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त किया जाता था और प्रत्येक फीफ में नाइट के लिए घर, चर्च, पवन चक्की, इसके अलावा मदिरा संपीड़न और किसानों के लिए झोंपड़ियों आदियों की व्यवस्था की जाती थी। और लास्ट में आता है हमारा कृषक दास। कृषक दास जिसमें हम पहले भी कर चुके हैं कि यूरोपीय समाज का जो अधिकांश वर्ग था वो कृषक दास था। उनके पास किसी प्रकार कोई अधिकार नहीं थे और उनका जीवन जो है जानवरों से बदतर माना जाता था। वो अपने भगवान या लॉर्ड के लिए संपूर्ण जीवन काम करते थे। उसके बाद लास्ट में टॉपिक आता है हमारा सामंत प्रथा के कुछ गुण। सामंतवाद के कुछ गुण जो इस प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है हमारा कानून एवं व्यवस्था की स्थापना, जिसमें सबसे पहले आता है कानून और व्यवस्था की स्थापना। कि सामंतवाद प्रथा की स्थापना से यूरोप में चारों ओर अराजकता का वातावरण, लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके थे और जर्मन बर्बरों और मुसलमानों के आक्रमणों ने अपने लूटमार और द्वारा लोगों का जो जीवन था उसे बहुत नरक बना दिया था। इस स्वर्ण अवसर का लाभ उठा करके बहुत सारे चोर और डाकू प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी शक्तियों द्वारा स्थिति को अधिक विस्फोटक बना दिया था।
जिसके कारण सामंतवाद का उत्थान हुआ। उसके बाद दूसरे आते हैं हमारे कुशल प्रशासन। कुशल प्रशासन में कि सामंतों में मध्यकाल यूरोप में कुशल शासन व्यवस्था स्थापित की। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने यूरोप में फैली अराजकता, लड़ाई झगड़ों को हमेशा के लिए दूर करने में सफलता प्राप्त की, और सामंतों ने राजा की सेना को तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद सामंत अपने अधीन जागीर में राजा के एक अधिकारी के रूप में काम करने लगे थे, और वे अपनी जागीर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी थे। तीसरा था निरंकुश राजतंत्र पर अंकुश लगाना। कि सामंतवाद की स्थापना से पूर्व यूरोप के शासक निरंकुश थे। निरंकुश शासक जो अपनी मर्जी शासन, अपनी इच्छा अनुसार शासन चलाते हैं, उन्हें निरंकुश कहा गया था। तो उनकी शक्तियाँ असीम थी। वे प्रशासन की ओर कम ध्यान देते थे। वे केवल अपना अधिकांश समय विशाल महलों में सुरार सुंदरी के संग व्यतीत करना पसंद करते थे, और लोगों के कष्टों को सुनने वाला कोई नहीं था। जिन परिस्थितियों में सामंतवाद आगे आया और उन्होंने राजाओं की निरंकुशता पर अंकुश लगाया। और अगले आते हैं फोर्थ हमारा शूरवीरता को प्रोत्साहन। कि सामंतवाद में शूरवीरता के विकास का विशेष महत्व दिया गया है या विशेष बल दिया गया है। सभी सामंत बहुत बहादुर होते थे। उन्हें सदैव अपना रण कौशल दिखाने के लिए तैयार रहना पड़ता था। वे रण क्षेत्र में विजय प्राप्त करने अथवा वीरगति को प्राप्त करने के बहुत गौरवशाली महसूस करते थे, और सामंतवादी काल में बहादुरी दिखाने वाले सामंतों को समाज में विशेष सम्मान दिया जाता था, उनकी शूरवीरता को प्रोत्साहन दिया जाता था। इसके अलावा लास्ट में आते हैं हमारे कला और साहित्य का योगदान। सामंतवाद के गुणों में कला और साहित्य को योगदान। कि सामंतवादी प्रणाली में साहित्य और कला को बहुत योगदान दिया गया था। सामंतों ने गौथिक शैली में दुर्गों और भवनों का निर्माण कराया। उनके द्वारा जो बनाए गए भवन थे वो अपनी सुंदरता और भव्यता के कारण विख्यात माने जाते थे। उन्होंने चित्रकला को भी प्रोत्साहन किया है। इसके अतिरिक्त इस काल में साहित्य ने भी खूब प्रगति की है। इस काल में जिस साहित्य की रचना की गई थी उसका मुख्य विषय युद्ध और प्रेम पर आधारित था। तो ये सामंतवाद के कुछ मुख्य गुण माने जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। इसका अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में